तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। अपना टारगेट दोस्तों जो RS प्री का बैच चल रहा है, इसमें आज अपने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। वो PYQ है, प्रीवियस ईयर है। अब इसमें क्या है कि दोस्तों आपके 2-3 टॉपिक है ना इंपॉर्टेंट है, जैसे परसेंटेज हो गया, उसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। अब प्रीवियस ईयर के जैसे अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपको सहायता मिलेगी। पूरा टॉपिक तो अपने पास इतना भी टाइम नहीं है, डिटेल से कर नहीं सकते, तो उन क्वेश्चन के जैसे ही अगर क्वेश्चन आते हैं तो तब आपको इस वीडियो में बिल्कुल सहायता मिलने वाली है। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। सबसे पहले दोस्तों इसमें दिया गया है कि एक पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले व्यय का प्रतिशत वितरण दिया गया है आपके किसमें, पाई चार्ट में। ठीक है, अब ये वैल्यू दे रखी है कि रॉयल्टी पे 15 है, जिल्द पे 15, पेपर पे, ट्रांसपोर्ट पे और प्रिंटिंग पे। आपके प्रश्न में क्या पूछा, प्रश्न पे चलते हैं कि पुस्तकों की विशेष संख्या की यदि रॉयल्टी का वैल्यू इसने दे दी, मतलब इसने 15% की अपने को वैल्यू दे दी कि 22,950 15% की वैल्यू है, ये इसने बता दिया। अब अपने को प्रिंटिंग पे व्यय निकालना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए दोस्तों पाई चार्ट में, तो दोस्तों सबसे पहले क्या है कि अपने को 1% की वैल्यू निकालनी है। तो अपने को पता है कि 15% की वैल्यू कितनी है, 22,950 है। अब यहाँ से अपने 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 22,950 में आप क्या करोगे दोस्तों, तो 22,950 में आप भाग दे दोगे 15 का। ठीक है, ये भाग देने पे आपकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 1530। 1530 आने पे 1% की आ गई। अब अपने से क्या पूछा है, प्रिंटिंग पे होने वाला व्यय पूछा है। अपने को पता है जो प्रिंटिंग पे वो 25% व्यय हो रहा है। सिंपल से अपने कुछ नहीं करना, 1530 को गुणा करना है 25 से। क्या करना है, जो आपकी वैल्यू है दोस्तों 1% की 1530 को, उसको 25 से गुणा करना है, तो आपके 38,250 रुपए यहाँ पे आ जाएंगे, करेक्ट आंसर। अब अपने बात करेंगे दोस्तों समांतर माध्य के बारे में कि 1 से 156 तक संख्याओं के मध्य संख्याओं का जो कि 2, 3, 4, 6 से विभाज्य है का समांतर माध्य यहाँ पे क्या होगा। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इसका LCM निकालेंगे। ठीक है, LCM निकालेंगे किसका, 2, 3, 4 और 6 का। इसका अपने LCM निकालेंगे तो दोस्तों 12 आएगा। इसका आप वैसे करके भी निकाल सकते हो, तो जैसे अपने पहले निकालते थे छोटी क्लास में। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, इसके बाद 2 से फिर इसको डिवाइड कर दो, फिर अब 3 बच गया तो 3 से हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 आपका क्या कुल मिला के LCM आ जाएगा। अब इसके बाद अपने क्या करेंगे दोस्तों, LCM आने के बाद सबसे पहले तो अपने पहली संख्या 1 से 156 के बीच में एक ऐसी निकालेंगे जो 12 से विभाज्य है। क्या है, 12 से विभाज्य है। तो पहली संख्या तो कौन सी हो जाएगी, 12 ही हो जाएगी खुद। और अंतिम की बात करें तो दोस्तों 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ठीक है, इसके बाद आप लगा के देख लो, कोई 12 से विभाजित नहीं आएगी जो 12 से विभाजित होगी। ठीक है, अगर अपने बात करें तो अंतिम संख्या की बात करें, लास्ट संख्या की बात कर रहा हूं जो पूर्ण रूप से 12 से विभाज्य होगी। अब अपने बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, आगे क्या करना है आपको, उसकी समांतर माध्य निकालना है अपने को। अब जब भी दोस्तों अपने समांतर माध्य निकालेंगे तो ये अपने पास वैल्यू किसकी आ गई दोस्तों, 12 टोटल संख्याएं अपने 12 है, LCM 12 है, तो n की प्राकृतिक संख्याओं का अपने क्या लेंगे, योग लेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, तो इसके बाद अपने को जो n प्राकृतिक संख्याओं का योग है वो फॉर्मूला लगाना है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब ये फॉर्मूला लगाने पे दोस्तों आपके पास जो n+1/2 ये इसका फॉर्मूला है, और यहाँ पे n की वैल्यू 12 है। और दोस्तों जो ये है प्राकृतिक संख्याओं का योग है, ये सारे फॉर्मूले आप याद करके जाना, थोड़े ये जीपी के भी याद करके जाना, गुणोत्तर माध्य के भी, समांतर माध्य के भी। तो इसके बाद अपने को दोस्तों जो योग निकालना है वो कुल 12 संख्याओं का निकालना है। तो इसको 12 × n+1/2 कर देंगे अपने, और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो n की वैल्यू अपने को कितनी है, 12, तो 12 × 13/2। ठीक है, और इसको अपने अगर सोल्व करेंगे तो अपने पास दोस्तों 936 आएगा। ठीक है, अब जो अपने समांतर माध्य निकालते हैं, तो समांतर माध्य अपने कैसे निकालते हैं, जब भी अपने दोस्तों समांतर माध्य पूछा है आपसे एग्जाम में। ठीक है, समांतर माध्य निकालेंगे तो कैसे, प्रेक्षणों का योग
बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो इससे अपने समांतर माध्य निकालते हैं। योग हमने 936 निकाल ही लिया, 12 का आपको कुछ नहीं भाग देना है, सिंपल सा। और 78 दोस्तों आपका क्या है, आंसर आ जाएगा। कितना, 78। तो लास्ट में ध्यान रखना है आपसे क्या पूछा गया है, लास्ट तक प्रश्न को पढ़ना है। तो 78 यहाँ पे आपका दोस्तों क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 114 वैसे तो दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है। 6 लड़कियों और 4 लड़कों के समूह में 4 बच्चों का चयन किया जाता है, ठीक है। अब इन 4 बच्चों का दोस्तों यहाँ पे चयन किया जाएगा, तो किस आधार पे किया जाएगा। बॉयज कितने हैं, बॉयज को बी लिख रहा हूं 6 है, और गर्ल्स कितनी है, 4 है। तो टोटल क्या है, टोटल अपने आ जाएगा, अपने पास 10 आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो दोस्तों जो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ना, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, NCR, टोटल मतलब NCR, फिर आपका फैक्टोरियल n आ जाएगा। कोई फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं और कोई वैसे राउंड लगा के भी लिखते हैं। फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी इसमें फैक्टोरियल R, ये डिवाइड में होगा, ठीक है, ध्यान रखना, इसके नीचे आएगा, ऐसे याद रख सकते हो। फैक्टोरियल R आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका n-r का टोटल फैक्टोरियल, ठीक है। ये फॉर्मूला है मेन। अब इसमें क्या है कि अपने को 4 लड़कों का चयन करना है, तो अपनी वैल्यू 10C4 बन गई, ठीक है। तो जो अपने का दोस्तों जो टोटल पॉसिबल नंबर है वो ये बन गया, टोटल पॉसिबल नंबर बन गया 10C4। अब अपने को क्या है कि कितने अलग अलग तरीके से उनका चयन किया जा सकता है कि कम से कम एक लड़की आवश्यक हो या लड़का, दोनों में एक ही कंडीशन बनेगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो दोस्तों जब बात करेंगे अपने यहाँ पे लड़कियों की, तो लड़कियां कितनी हैं, 6। तो अपने को कितनी लड़कियां लेनी है, एक ही लेनी है, एक लड़की। तो 6 करेंगे तभी एक लड़की आएगी, तभी दोस्तों इसकी वैल्यू अपने पास क्या आएगी, 1 आ जाएगी। 6 करेंगे लड़कियों के लिए, ठीक है, लड़की के लिए 6 करेंगे तो ही 1 आएगी। अब अपने को सबसे पहले क्या करना है, इस 10C4 को इसमें फॉर्मूले में रख के सोल्व कर लेना है। n का मान 10 है तो फैक्टोरियल 10, बाद में r की वैल्यू 4 है तो फैक्टोरियल 4, 10 - 4 आ गया अपना फैक्टोरियल 6। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, फैक्टोरियल को ऐसे लगा रहा हूं, ठीक है। अब 10 को अपने 10, 9, 8, 7 और फैक्टोरियल 6 बटे 4, 3, 2, ठीक है, और 1 भी ऐसे लिखते हैं अपने, 1 का तो वैसे ही कोई, और यहाँ पे फैक्टोरियल 6 से ये कट जाएगा। अब यहाँ भी आपको वैल्यू क्या है कि दोस्तों सारी काटनी है, तो यहाँ से आप दोस्तों जैसे 2 चौके 8 ये काट दोगे, ठीक है। फिर इसके बाद 4 से 4 काट दोगे, 3 से 9 काट दोगे, तो ये सारी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 210 आ जाएगी, ठीक है, 210 आ जाएगी। अब हमने ये निकाल लिया कि 6C6 1 है, ठीक है। अब ऐसे अगर आपसे लड़कों का पूछ ले तो 4C4 निकलेगा, तो भी वैल्यू आपकी दोस्तों यहाँ पे 1 ही आने वाली है। तो अब आपका जो 210 है ये टोटल पॉसिबल नंबर है, इसमें आपको 1 माइनस करना है, तो 209 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अपने चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब अपना जो प्रश्न आता है दोस्तों अगला, ये आपका दोस्तों क्या है कि जो आयत के फॉर्मूले है वर्ग के, ये थोड़े याद करके जाना आप अच्छे से, ठीक है। तो आयत और इसके थोड़े फॉर्मूले याद करके जाना, और इस टाइप का प्रश्न जरूर करके जाना। हर बार एक प्रश्न पूछ लिया जाता है आयत से संबंधित। तो ये इसमें क्या दे रखा है कि एक आयताकार कमरा है जिसकी दोस्तों लंबाई है वो 12 मीटर है, चौड़ाई है विड्थ वो आपकी 6 है, और ऊंचाई हाइट कितनी है, 4 है। अब इसमें क्या है कि अपने दरवाजे लगाएंगे 2, तो ठीक है, और 2 ही लगाएंगे यहाँ पे, खिड़कियां 1.5 मीटर और 1 मीटर की। तो और दीवारों पे रंग करवाने का खर्च 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। तो दीवारों पर रंग करवाने का कुल व्यय बताना है, कुछ नहीं करना दोस्तों। जैसे कुल आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं वैसे अपने को निकालना है, सबसे पहले फॉर्मूले में रख के, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या करना है कि जो ये खिड़कियां वगैरह है ये अपने इसमें से माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले अपने एरिया ऑफ वॉल्स निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ वॉल्स, पूरी दीवारें का क्षेत्रफल जो दे रखा है अपने को, तो उसका अपना फॉर्मूला होता है 2 × ऊंचाई और लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे। तो फिर इसमें अपने वैल्यू पुट कर देते हैं। हाइट की कितनी है, 4 है, और 12 + 6,
तो इसको अगर अपने दोस्तों सोल्व करेंगे तो अपने पास 144 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप आराम से सोल्व कर लेना, बिल्कुल सिंपल है। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, अपने को अब अपने एरिया ऑफ डोर निकालेंगे। ठीक है, खिड़की का क्षेत्रफल, और ऐसे ही अपने क्या है दरवाजे का निकालेंगे। तो खिड़की का कितना हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई L इंटू बी। तो सबसे पहले खिड़की का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एरिया जो खिड़कियां हैं 1.5 मीटर की है एक तो, और एक है 1 मीटर की। ठीक है, 1.5 इंटू 1, तो अपने पास कितना आ गया, 1.5 मीटर स्क्वायर आ गया। अब कितनी खिड़कियां हैं, 2 है, तो 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो तो 3 मीटर स्क्वायर आ गया। तो ध्यान रखना खिड़कियों की संख्या जरूर देखनी है कितनी है। ऐसे ही अपने क्या करेंगे, दरवाजों की का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब दरवाजों का एरिया कितना है, वही सेम L इंटू बी करेंगे। तो 2 इंटू 1 दे रखा है, मतलब 2 मीटर स्क्वायर है। अब कितने दरवाजे हैं, दरवाजे भी 2 हैं, तो 4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका। अब क्या करना है दोस्तों, खिड़की और दरवाजे का और पुल तीनों निकाल लिया। ठीक है, पुल अपनों ने कितना निकाला, टोटल वॉल्स का वो था दोस्तों 144 मीटर स्क्वायर, और डोर को मैं डी लिख रहा हूं। दरवाजे का हमने निकाला था 4 मीटर स्क्वायर, और विंडो का हमने निकाला था दोस्तों 3 मीटर स्क्वायर। अब अपने को पता है कि हम रंग दरवाजों और विंडो पे तो करेंगे नहीं, दीवारों पे करना है। अब दोस्तों क्या करेंगे, 144 में से अपने ये दरवाजे और विंडो का है कुल घटा देंगे यहाँ पे, तो अपने पास 137 मीटर स्क्वायर बच जाएगा। अब अपने को पता है 1 मीटर स्क्वायर का वो कितना ले रहा है, 15 रुपए ले रहा है। तो 137 को अपने गुणा कर देंगे 15 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 2055 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 2055 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब अपने चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि कोई धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दे रखा है। इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लेना दोस्तों, और ये प्रश्न है ना हर बार आपके एग्जाम में आता है, इस बार भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ये वाला प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, इसका आप फॉर्मूला जरूर याद करके जाएं। अब इसमें आपको क्या चीजें याद रखनी है, पिछली बार जब 18 में प्रश्न आया था ना, तब यहाँ पे 2 वर्ष था, तो 2 और 3 दोनों का अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो 2 वर्ष का अगर आपसे पूछ ले, 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, वृद्धि ब्याज में अगर आपसे अंतर पूछ ले, तो दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, SI माइनस CI इज इक्वल टू P इंटू R अपॉन 100 की स्क्वायर पूरे की। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपसे दोस्तों 3 वर्ष का पूछ ले, तो फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, SI माइनस CI, आपको क्या करना है दोस्तों, P अपॉन R बटे 100 की स्क्वायर। इसमें आपको दोस्तों बस R बटे 100 एक बार और लिखना है, प्लस में 3 कर देना है, क्योंकि अपने 3 साल के लिए निकाल रहे हैं, सीधी सी बात है। तो ऐसे याद रख सकते हो। अब अपने को इस प्रश्न पे आ जाते हैं। 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का इसने अंतर दे रखा है अपने को। तो देखो कोई भी चीज दे रखी हो, अंतर दे रखा हो, ये पूछ सकता है, क्या पता कि अंतर ना दे, P और R की वैल्यू दे दे और ये पूछ ले, तो ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी पर्सन आपसे पूछ सकता है। अब अपने चलते हैं इस पे पर्सन पे ही। तो अपने को SI और CI की वैल्यू कितनी दे रखी है, 183। दूसरे वाला मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, ठीक। और इसने पूछा क्या है, तो मूलधनी अपने से P पूछा है, तो P तो अपने को निकालना है, P ऐसा का ऐसा पड़े रहने दो। और R कितनी है, 5% है, तो 5/100 की स्क्वायर हो जाएगी अपने, ठीक है, 5/100 की स्क्वायर हो जाएगी। और 3 साल के लिए है, तो 5/100 को एक बार और लिख के प्लस कर देंगे अपने 3। अब इसको अपने दोस्तों सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये आ जाएगा 5/20 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये वैल्यू आपकी बच जाएगी कितनी, 20 की स्क्वायर कितनी होती है, 400, ठीक है, 20 की स्क्वायर कितनी है, 400। और यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी बच जाएगी, 61/20 आ जाएगी, ठीक है। तो अब अपने को P निकालना है, तो 183 क्या करना है आपको, 183 और 20 उधर चल जाएगा, 400 भी आपका ऊपर गया, आपका 61 ही बस नीचे जाएगा। और 61 दोस्तों आपका 183 दे जा रहा है 3 बार, ठीक है। और इसको आप अगर आप सोल्व करोगे तो आपका P आ जाएगा आराम से 24,000 आपका
जो मूलधन है वो वैल्यू आ जाएगी जो पूछा गया है। तो ए यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 24,000। तो ये फॉर्मूले आप दिमाग में बिठा लेना थोड़े। अब अपने बात करेंगे दोस्तों प्रोबेबिलिटी की। एक पासे को 3 बार फेंका जाता है तो प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कितनी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ रही है पासे को अगर अपने 3 बार फेंके तो। इसको दोस्तों अपने वैसे ही फॉर्मूला वही लगा के सोल्व करेंगे जो पहले किया था। सबसे पहले तो अपने n का मान 6 है, ठीक है, मतलब अपने को पता है कि सबसे बड़ी संख्या 6 ही आती है पासे को अपने फेंकते हैं तो लुड्डे वाला जो है, और इसको अपने को मैक्सिमम 3 बार फेंकना है तो r का मान अपने पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपने को क्या करना है दोस्तों, एक वैल्यू निकालनी है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, जो कि आपके हो जाएंगे 6C3। कितने 6C3, इसके मान पहले अपने निकालेंगे, ठीक है। फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालेंगे। टोटल तो कितने आएंगे दोस्तों, देखो जो 6 है इसकी क्यूब आएगी आपके, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, 6 की क्यूब आएगी। पहले सेम वही काम करना है, टोटल आउटकम तो ये आपकी आ जाएगी दोस्तों 6 3 बार फेंकना है अपने को, सबसे ज्यादा वाला लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों आ जाएगी 6 की आपकी क्यूब, मतलब 216 आएगा ये तो। और अब अपने को 6C3 है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, वही सेम फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले फैक्टोरियल 6, फिर आपको क्या करना है फैक्टोरियल 6 में से 3 घटाना है। पूरा करके दिखा देता हूं मैं आपको, ये भी फैक्टोरियल में आपका, और फैक्टोरियल 3 जो आ अपना है, तो इसको फैक्टोरियल 6 और ये बच गया अपना फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 एक बार, तो 6 5 4 और फैक्टोरियल 3, और एक फैक्टोरियल से तो एक 3 काट देते हैं, एक को 3 इंटू 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पे आपका 3 दूनी 6 और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। और अब अपना जो वैल्यू है 20 आ गई, ठीक है, और 20/216 कितना आ गया अपना 20/216 आ गया। अब जो आगे लिख देता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अपने, तो ये प्रोबेबिलिटी अपने निकलेगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है। जो फेवरेबल आउटकम है वो जो अपने को लाने हैं वो हमेशा ऊपर रहेंगे, और टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम है, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो आपके हमेशा नीचे रहेंगे। टोटल आउटकम वो आपके नीचे रहेंगे। तो अपने फेवरेबल नंबर कितने आए थे 20 आए थे और 216 था। अब इसको अपने सोल्व करेंगे तो दोस्तों 5 बटे आपके 54 आएगा, ठीक है, 5 बटे 54 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अपने बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब दोस्तों आपको बताया गया है कि एक थैली में 1 रुपए, इसको ऐसे लिख लो कि भाई 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के किस अनुपात में है, 25:9:5 में है, और कुल धन दे रखा है, मतलब टोटल जो मनी है आपका वो कितना है 2460 रुपए। अब अपने को 50 पैसों की सिक्कों की उसने संख्या पूछ ली अपने से, क्या पूछ ली कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या बताओ। तो कुछ नहीं करना, देखो ये तो 25 के 25 रुपए हैं, इनको 25 इंटू एक्स कर लेना साथ में, ठीक है, क्योंकि अपने को इसको एक्स मानना पड़ेगा, क्योंकि अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इन सबको तीनों से एक्स के गुना, तो ये तो 25x हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको अपने दोस्तों जैसे रुपए में बदले, मान लिए कि 50 पैसे के 9 सिक्के हैं ऐसे मान लो, तो अपने को इसको कैसे लिख सकते हैं, अब इन सबको अपने को ऐड करना है, ठीक है। 50 पैसे कितने 9 सिक्के हैं, तो 1 रुपए 2 50 पैसे के सिक्कों से बनता है, तो ऐसे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.50, ठीक है, इंटू एक्स। और ऐसे ही 25 पैसे की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 25 पैसे के, अगर अपने 4 सिक्के जोड़े तो 1 रुपए बनता है, तो रुपए में इनको कन्वर्ट करना है, तो 1.25 ये रुपए मिल जाएंगे एक्स में। और टोटल इनकी अपने को वैल्यू दे ही रखी है 2460। अब इन सब का दोस्तों अपने टोटल करेंगे तो अपना आ जाएगा 30.75x इज इक्वल टू 2460। यहाँ से अपनी दोस्तों जो x की वैल्यू है ना वो 80 आ जाएगी। इससे आप कैलकुलेशन कर लेना आराम से, इजी सी है। और इसके बाद दोस्तों x का मान अपने पास कितना आ गया
80, तो यहाँ पे हमने पता है 25x 9x 5x लिखा था। अब अपने से 50 पैसे के सिक्के पूछो, मतलब 9x कर दो बस, तो 9 8 है 72। ठीक है, 80 को अपने को गुणा करना है किससे, 9x से। x की वैल्यू 80 आ गई, बस x की वैल्यू यहाँ पे रख दो। ठीक है, 80 को अपने को 9 से गुणा करना है बस, 9 8 72, 720 आपके यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब अपने बात करेंगे अगले प्रश्न की। इसको अपने को दोस्तों कैसे करना है, इसको अपने को थोड़ी वैल्यू पुटअप करके रख के देखना पड़ सकता है इस वाले प्रश्न को करने के लिए। ठीक है, इसमें दोस्तों जो पूछा गया आपसे एक्स वाई जेड प्राकृतिक संख्या है, तो समीकरण एक्स वाई जेड 6 के विभिन्न हलों की संख्या आपको निकालनी है। तो इसमें क्या है कि मिनिमम वैल्यू दोस्तों अपने को टोटल अपने को पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 6 है। अब वो 6 है ना, कैसे भी हो सकती है। मिनिमम वैल्यू अपने मान ली 1। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितनी मान ली, 1 मान ली, ये मान ली अपनों ने मिनिमम। तो अब इसमें अपने को दोस्तों ऐसे करके देखना है, जैसे 1 1 4 रख दिया, मतलब एक तो ये बन रहा है हल 1 1 4 4 1 5, टोटल मतलब 6 ही बनना चाहिए। एक 1 2 3 बन रहा है, एक अपना 1 4 1 बन रहा है, एक 1 3, ये कोमा लगा लेना सॉरी इसमें, एक अपना जो हल बन रहा है यहाँ पे 1 2 3 बन रहा है, एक आपके दोस्तों 1 4 1 बन रहा है, एक आपके 1 3 2 बन रहा है, एक आपके 2 2 2 बन रहा है 3 बार। ठीक है, 2 4 6, टोटल मतलब 6 होना चाहिए। 1 2 3 1 बन रहा है, एक आपके दोस्तों 2 2 3 1 तो हो गया, 2 1 3 बन जाएगा। ठीक है, रिपीट नहीं करना, 3 1 2 बन जाएगा, और 3 2 1 बन जाएगा, और 4 1 1 बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे पॉसिबिलिटी, यहाँ पे जो आपसे पूछी गई है, हल पूछे गए हैं। ठीक है, ये थोड़ा उठपटांग सा क्वेश्चन है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के गुणनफल को प्रत्येक संख्या से बारी बारी यहाँ पे विभाजित किया जाता है, तो तीनों के भागफलों का योग 74 होता है। तो तीनों संख्याओं का आपको क्या बताना है, योग बताना है। तो इसमें दोस्तों अपने क्या करेंगे, इसमें अपने को पहले संख्याएं माननी पड़ेगी 3 लगातार की, कौन सी संख्याएं हैं। पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, तीनों संख्याओं का मानना पड़ेगा कि ये 3 है। एक x मान ली, एक x प्लस 1 मान ली, और एक मान ली, मान लो अपनों ने x प्लस 2 मान ली। तो ऐसे क्रमागत अपने को पहले 3 संख्याएं यहाँ पे एज्यूम करनी पड़ेगी। ठीक है, 1 सेकेंड। तो सबसे पहले जैसे हमने मान ली दोस्तों संख्या एक x, ठीक है, इसके बाद क्रमागत x प्लस 1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में, तो ये 3 संख्या हमने मान ली। अब क्या करना है कि इन तीनों का गुणा कर दो। ठीक है, और फिर बाद में विभाजित अलग अलग से एक बार और करना है। अभी एक बार इनको गुणा कर दो, x प्लस 1 और x प्लस 2। इससे अपने को क्या है कि दोस्तों इक्वेशन बनानी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। अब क्या है कि द प्रोडक्ट इज डिवाइडिंग बाय ईच ऑफ देम एंड सम ऑफ 3 क्वेश्चंस इज 74। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, एक बार तो दोस्तों क्या करना है कि x प्लस जो 1 है इसको x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर एक बार x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तीनों से एक एक बारी कर दो, फिर x को x प्लस 2 से कर दो। इससे अपने को क्या इक्वेशन बन जाएगी जिससे अपने वैल्यू निकाल सकेंगे। अब इसको अपने अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, x को x से करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और x स्क्वायर प्लस 2, इसके बाद पहले एक बार x को x से करोगे x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को इससे करोगे 2x। वैसे मैं सीधी लिखूं तो इसको पूरा पहले दोनों को एक एक बार करना पड़ता है। पहले x को x से x स्क्वायर, फिर x को 2 से 2x, फिर इसको x, फिर इसके बाद 1 को 2 से। ठीक है, और अंदर ये सिंपल सा है x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा। इसके बाद अगर इसको करें तो x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2x आ जाएगा इक्वल टू 74 आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब अपने दोस्तों पहले निकाल लो ये x स्क्वायर वाले, इसको थोड़ा सेट भी अपने को करना पड़ेगा। x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर 3x स्क्वायर है तो इसको अपनों ने लिख दिया 3x स्क्वायर। ठीक है, ये तो करना आता ही होगा आपको। फिर x कितने हैं 2x, ये प्लस वाला ये सारा तो 4x, और ये 5वां x और ये 6ठा x, तो टोटल अपने पास 6x आ गए। अब सारा डाटा हो गया। इसके बाद हाँ 2 रह गया एक अपने पास, और एक सिंगल वैल्यू और बचेगी दोस्तों। ठीक है, x
ठीक है, हाँ ये 2 ही बचेगा, प्लस में 2 इज इक्वल टू 74। ओके, अब अपने को क्या करना है कि 2 को इधर भेज देंगे अपने। ठीक है, अगली स्लाइड में मैं जा रहा हूं। तो अपने पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी 3x² प्लस 6x इज इक्वल टू 74 माइनस 2 कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो इसके बाद जो अपने ने ये जो माइनस किया, इसके बाद अपने जो वैल्यू है वो यहाँ पे बन गई क्या, 3x² प्लस 6x इज इक्वल टू 72 बन गई। अब दोस्तों अपने को है ना 3 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो x² बच गया, ये 2x बच गया आपका, और 74 को इधर लिया और 72 को सॉरी इधर लिया, और 3 से डिवाइड भी कर दो साथ में, क्योंकि पूरी समीकरण को 3 से भाग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पूरी समीकरण को 3 से भाग दे रहे हैं। इक्वेशन को अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। अब इसको भाग देंगे 3 से तो 3 दूनी 6 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा 1 बच जाएगा, फिर आपका 3 चौके 12 आ जाएगा, तो ये अपनी इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको अपने जब भी ऐसे लिखते हैं कि 6 चौके 24, मतलब अपने को गुणा करने पे 24 आना चाहिए और जोड़ने पे 2 आना चाहिए, तो अपनी बन जाएगी x² प्लस 6x माइनस 4x और माइनस 24। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 6 बच जाएगा, और यहाँ से आपका -4 कॉमन लेना है। ठीक है, -4 कॉमन लेगा तो अंदर प्लस हो जाएगा, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास 2 वैल्यू आ गई, एक तो x -4, एक x प्लस 6, मतलब x की वैल्यू एक तो प्लस की 4 आ गई, एक आपकी माइनस की 6 आ गई। अब अपने को क्या पूछा है, कंटिन्यू 3 पॉजिटिव पूछे हैं 4 के बाद। अब अपनों ने जो क्या लिए थे, x लिया था, x प्लस 1 लिया था और x प्लस 2 लिया था। ठीक है, 3 लिए थे। अब x की वैल्यू अपने पास 4 है, तो x प्लस 1 5 हो जाएगा और x प्लस 2 6 हो जाएगा, तो 4 5 6 यहाँ पे आ जाएंगे। और अपने पे से क्या पूछा है, सम पूछा है कि तीनों का योग कितना है, तो 6 5 और 4 का योग कितना हो जाएगा आपके दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो बी दूसरा ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं का, ये सॉरी दोबारा रिपीट हो गया इसका, ये सेम पर्सन था, अभी हमने कर लिया। ठीक है, ये 15 ये इसका आंसर, ये हमने कर चुके हैं। अब अपने बात करेंगे दोस्तों, ये सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। अब इसमें अपने को क्या करना है कि क्या दे रखा है, पहले पर्सन को पढ़ो। 2 मिश्र धातुएं दे रखी है, एक तो गोल्ड दे रखी है, एक कॉपर दे रखी है। ठीक है, सोने और तांबे को अनुपात दे रखा है 7:2 और 7:11 में मिलाकर ये क्या बना रहे हैं, एक नई धातु बना रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, तो इस तीसरी मिश्र धातु में सोने और तांबे के मध्य अनुपात कितना है। तो पहले तो अपने इसका टोटल देखते हैं कि इसका 9 आ रहा है और इसका 18 आता है, ये यूनिट में लेते हैं। ठीक है, अब इनको क्या है कि अपने को बराबर करना पड़ेगा दोस्तों, बराबर का कि समान मात्रा में लेना है, तो बराबर करेंगे तो ऊपर वाली जो पूरी है इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये 7 दूनी कितना हो गया, इसको मतलब 2 से करेंगे, इसको भी 2 से, तो ये तो हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 14:4 और नया अनुपात अपना ये आ जाएगा। अब इससे क्या है कि अपने को दोस्तों 18 यहाँ पे यूनिट बराबर मिल रही है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब अपना अनुपात बताना है, क्या अनुपात, सोने और तांबे के मध्य अनुपात। 14 और 7 कितने होते हैं दोस्तों, टोटल कर लो 21। ठीक है, और 11 और 4 15, तो 7 दिए 21, 5 दिए 15, तो 7:5 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अपने चलते हैं अगले पर्सन पे। अब इस पर्सन को अपने को कैसे करना है कि एक निर्माण कार्यस्थल पर आदमी मेन काम कर रहे हैं, वुमेन्स काम कर रहे हैं और चाइल्ड कर रहे हैं, सी बच्चे कर रहे हैं। तो किस अनुपात में है ये, 9:4:1 में है। ठीक है, ये इनकी क्या है दोस्तों, संख्या है, ध्यान रखना, ये तो इनकी संख्या का अनुपात है। अगर अपने बात करें ये मजदूरी का अनुपात कितना है कि कितनी ये मजदूरी उठा रहे हैं, तो ये 8, 5 और 3 अनुपात में यहाँ पे मजदूरी उठा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आपको क्या करना पड़ेगा कि अब आपसे आगे क्या पूछा है कि यदि 60 औरतें इस कार्यस्थल पर कार्यरत है। अब अपने के पास है ना दोस्तों एक चीज की वैल्यू आ गई, अब अपने आराम से मैन और चिल्ड्रन बच्चों को भी निकाल सकते हैं। वुमेन्स की कितनी है, 60 महिलाएं यहाँ पे काम कर रही है, 60 महिलाएं क्या कर रही है, काम कर रही है। ठीक है, अब अपने को अनुपात बताइए 9:4:1 का, 60 काम कर रही है
और 60 का अनुपात कितने 4 के बराबर है, तो अपने 1 का निकालेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, 15 के। ठीक है, तो यहां से अपने को क्या करना है, जैसे 9 निकालना है तो 15 निम में 135 तो मैन काम कर रहे हैं, और यहाँ पे तो सीधा एक ही दे रखा है, मतलब 15 यहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें आने के बाद अपने को क्या करना है, अब आपको दे रखा है कि कुल दैनिक मजदूरी 2850 है। कितनी है, 2850 कुल दैनिक मजदूरी है। तो एक बच्चे की अपने को दैनिक मजदूरी बतानी है कि किसके बराबर है। तो यहां से अपने क्या करेंगे दोस्तों, अब अपने को सारी की वैल्यू पता लगी 135 की। अब मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूं, तो अब 135 है और मजदूरी का अनुपात इसका कितना है, मेंस का 8 है, तो इसके साथ आप x लगा लोगे। ठीक है, फिर 60 अपने को पता है महिलाएं काम कर रही है, मजदूरी का अनुपात उनका 5x है। फिर अपने को पता है 15 बच्चे काम कर रहे हैं, मजदूरी का अनुपात उनका 3x है, और कुल अपने को वैल्यू 2850 यहाँ पे मिल गई। अब ये सारा टोटल करोगे तो आपका दोस्तों 1425x आएगा। ठीक है, जो कि आपके 2850 के बराबर होगा। तो इससे आपके दोस्तों जो 2850 को आप 1400 इससे भाग दोगे 25 से, इससे भाग देना आपको 1425 से भाग देना है। तो इसकी दोस्तों आपकी जो वैल्यू है वो 2 आएगी। कितनी आएगी, 2 आएगी। अगर आप x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करते हो 2850 डिवाइडेड बाय 1425, तो x की वैल्यू अपने पास 2 आ गई। ठीक है, अब पर्सन पे आ जाओ। अब 2 आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब यहाँ पे 2 भी मजदूरी हमने 8x 5x 3x ऐसे लिया था। अब x की वैल्यू अपने पास 2 है, तो कुछ नहीं, x की जगह 2 रख, तो बच्चे की निकालनी है तो 2 रख दो, 3 × 2 तो अपना आंसर आ जाएगा 6 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर महिलाओं की पूछ ले तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, आदमियों की पूछ ले तो 8 दूनी 16 आ जाएगा। तो ये दैनिक मजदूरी आ जाएगी, प्रतिदिन इतनी मजदूरी इनको मिलती है। अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर्सन पे। तो दोस्तों अगला पर्सन हमारा कौन सा है कि एक छोटे शहर की जनसंख्या दे रखी है आपके पास, ये जो वैल्यू दे रखी है, इसके बाद पूछा गया है कि ये जनसंख्या है ना। अब ऐसे पर्सन भी है ना, हर बार आते हैं एग्जाम में, 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष पहले की बतानी है। कभी पहले की पूछ लेता है, कभी क्या करता है कि बाद की पूछ लेता है कि 2 वर्ष बाद की बताओ। तो दोनों कंडीशन में मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे दोस्तों क्या करना है। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि आप x इंटू क्या करो कि मान लो कि वो जनसंख्या x मतलब जो जनसंख्या कितनी थी ये x है, जो अपने आंसर आएगा वो x नहीं आएगा, जो x की वैल्यू निकलेगी वो आंसर ही आएगा। 105/100 और 2 साल के लिए बढ़ रही है, तो अपने को इसको 2 बार लिखना होता है। इसके बाद अपने को जो वैल्यू है वो लिख लो 926,100। अब यहाँ से अपने को कुछ नहीं करना, x की वैल्यू निकालनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 84 जो 8,40,000 है आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और तरीका होता है दोस्तों। ठीक है, ये तो मेथड 1 था। एक दूसरा तरीका क्या है कि कई बार क्या होता है कि उसको x मान लो जो अपना आंसर आएगा। ठीक है, अब जब पीछे की पूछे तो 100 वाले चीज ये है ना, ये ऊपर होना चाहिए और ये नीचे होना चाहिए। ठीक है, जो 5% बढ़ रही है, और आगे का पूछ ले तो 105 ऊपर होगा और 100 नीचे होगा। ठीक है, और ये 92610, मतलब दोनों में बात तो एक ही है, एक इनको सीधा लिख सकते हो। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका 8,40,000 होगा। इसको आप सोल्व कर लेना आराम से। फिर अपने बात करेंगे दोस्तों एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का लिए चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। तो यही दोस्तों आपके वहां पे 3 वर्ष में पूछा गया था, अब आपसे क्या पूछ लिया, सिर्फ 2 वर्ष का अंतर दे रखा है। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अच्छे से याद कर लो, दिमाग में उठा लो कि SI माइनस CI के अंतर का फॉर्मूला होता क्या है कि P होता है इंटू में R होता है बट्टे में 100 होता है और इसकी स्केयर होती है, बस इतना ही होता है। अब यहाँ से दोस्तों 874 हो गया ये तो। ठीक है, ये 874 हो गया, ये आराम से निकल जाएगा आपके। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, वही राशि निकालनी है P। R आपकी कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, तो 10/100 की स्केयर, तो यहाँ पे ये कट जाएगा और 10 की स्केयर आपकी हो जाएगी 100। ठीक है, तो P का मान आराम से निकाल सकते हो 87400, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अपने बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक निश्चित राशि पर चक्रवर्ती ब्याज 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 9 वर्ष में यह राशि मूल राशि की k गुना हो जाएगी, तो k का मान निकालना है। तो दोस्तों मानना राशि x, मानना जो राशि है कितनी है, x है, 3 वर्ष में कितनी हो रही है, ऐसे कर लो 2 गुना हो रही है, मतलब 2x हो रही है, 3 साल में 2 गुनी हो रही है। और ये कह रहा है कि 9 वर्ष में है ना,
9 वर्ष में कितनी हो रही है, के गुना हो रही है, मतलब 9k। अब निकाल लो अपने 9 वर्ष में, 1 वर्ष में 2 गुना हो रही है, ठीक है। अगले 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष हो गए तो 4x हो गई। फिर अगले दोस्तों 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 4 की 2 गुना कर दो तो 8x। तो ये k का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 वर्षों में 3 3 6 3 9, ये तीनों वर्ष जुड़ गए तो 8 आ जाएगा यहाँ पे। अब अपने बात करेंगे दोस्तों, ये जो टेबल है ये भी क्वेश्चन आता है आपका, इस फॉर्म में भी आ सकता है। अब इसमें क्या है कि आपको जो वाहनों की संख्या दे रखी है अलग अलग सन में, 90 91 2001 में 10 11 में, ठीक है, सबकी, और नीचे टोटल भी दे रखा है कितने। तो यहाँ पे किस वाहन में, पहला प्रश्न आपका 19 20 सेम ही है, इससे ही है, किस वाहन में 2001 से 10 11 तक न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। सिर्फ आपको क्या देखना है, वाहनों में की प्रतिशत वृद्धि देखनी है जो 2001 से 2010 तक है। अभी इसको अपने क्या है कि दोस्तों अप्रोक्सीमेट आप करके चलोगे ना तो सही रहेगा। इसको मान लिया आपने 10, ठीक है, इसको मान लो आप 25, इसको मान लो आप 2 के आसपास, इसको 4 मान लो, ठीक है, इसको 5 मान लो, इसको आप मान लो 12, इसको 3 मान लो, इसको मान लो आप 45, ये तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये 1 मान लो, इसको 12 मान लो, इसको, ये तो टोटल है, ठीक है। अब यहाँ पे वाहनों में पूछा है, अब देखो सबसे कम वृद्धि आपको कहाँ पे दिख रही है, सीधी सी बात है कि सबसे कम वृद्धि आपको कहाँ दिख रही है, साफ साफ आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे कितनी वृद्धि हो रही है, यहाँ पे कितनी हो रही है, यहाँ पे कितनी, यहाँ पे कितनी। सबसे कम वृद्धि आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रही है, वो है बस के अंदर, ठीक है। ये तो सिंपल प्रश्न था इसलिए यहाँ पे आ गया, बाकी आपको प्रतिशत वृद्धि निकाल सकते हो आराम से दोनों की वैल्यू को डिवाइड करके। तो बस में सबसे कम यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि हुई। फिर बात करते हैं 2001 11 तक वाहनों की कुल संख्या में प्रतिशत वृद्धि को। ये थोड़ा अटपटा सा प्रश्न है, इसमें क्या है कि 1 से 11 तक की वाहनों की कुल संख्या में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है, ये अप्रोक्सीमेट से करना पड़ेगा। फिर 1990 91 से 1 तक कुल वाहनों की प्रतिशत वृद्धि के बराबर कर दिया जाए, ठीक है। अब ये जो कुल प्रतिशत यहाँ पे वृद्धि हुई है, ठीक है, 1 से 10 11 तक वाहनों की कुल प्रतिशत वृद्धि को 91 से 2001 की प्रतिशत वृद्धि के यहाँ पे बराबर कर दिया जाए, मतलब लगभग ये जितना बढ़ रहा है उसके बराबर कर दिया जाए। तो इसमें वाहनों की कुल संख्या बतानी है कि लाखों में 10 11 में कितनी हो जाएगी, मतलब अगर उसी रेट से ये बढ़ता है तो जो। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे कुल संख्या दे रखी है 1990 91 में, तो फिर जो 2001 में जो वृद्धि हुई है, इस वृद्धि को ही है ना अपने को यहाँ पे मेंटेन रखना है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या वृद्धि ज्यादा हो रही है, तब ये 97 लाख हो गए कुल जो वाहन है, ठीक है। अपने को जो वृद्धि यहाँ पे हो रही है अप्रोक्स, ठीक है, ये आपके 20-22% के आसपास वृद्धि हो रही है, इसी को ही अपने को यहाँ पे मेंटेन रखना है। तो इसको अपने यहाँ पे 22% रखेंगे तो आपकी वैल्यू लगभग यहाँ पे 43.36 लाख वाहन आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। इसको पूरा अपने को सोल्व करना पड़ेगा कैलकुलेशन से। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 121 की। एक परिवार के 2018 के जून और जुलाई माह के विभिन्न मदों में व्यय और उनकी बचत का विवरण दे रखा है। ये कुल यहाँ पे रुपए दे रखे हैं, ये प्रश्न को ध्यान से देखना अपने को, ठीक है। अब एक चीज और देखनी है, यहाँ पे तो आपका जो जून है वहां पे सब डाटा आपका परसेंट में आराम से निकल जाएगा। ध्यान रखना ये वाला डाटा आपके डिग्री में दे रखा है, ठीक है। डिग्री जो एंगल होते हैं कोण में दे रखा है ये पाई चार्ट में, इनको अपने को थोड़ा क्या है कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसमें आपको क्या करना है दोस्तों कि जो आपका इसको तो अपने सिंपल से निकाल सकते हैं। इसमें आपका पूछा है यातायात और भोजन पर कुल व्यय जुलाई में जून से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब जुलाई में अधिक है लेकिन जून से कितना प्रतिशत अधिक है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका यातायात का 25% है और प्लस भोजन कितना है अपना 20 है, ठीक है। 25 और 20 कितना हो गया अपना 45%। और तो कुल अपना कितना है 13,200। तो अपने को क्या करना है 13,200 का 45% निकाल लेना है, ठीक है। 13,200 का आपको क्या करना है 45% निकालना है, जो आपका आ जाएगा 5,940। अब अपने को दोस्तों इसमें आना है जुलाई माह में। यहाँ पे भी सेम वही यातायात का 90 डिग्री दे रखा है, भोजन भी आपका 90 डिग्री दे रखा है। अब अपने को दोस्तों यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो 90 डिग्री है ना इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों अपने को पता है कि ये यातायात भी 90 है और भोजन भी 90 है, मतलब 180 हो गया अपने पास, ठीक है। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180। अब इसको अपने को दोस्तों जो पूरा जो सर्कल होता है इसका
360 मानते हैं अपने को, ठीक है। जो 360 डिग्री इसकी वैल्यू होगी इसको डिवाइड करना है, इनटू में अपने जो 16,500 है ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से दोस्तों जो आपकी वैल्यू आएगी 180 आ जाएगा, 180 मतलब 1/2 आ जाएगा, मतलब अपनी वैल्यू 8,000 यहाँ पे 250 आ जाएगी, ठीक है। जो यातायात और भोजन की वैल्यू है वो 8,250 यहाँ पे जुलाई की आ गई, और परसेंटेज वाली अपनों ने जून की निकाल ली, ये जून की है ये जुलाई की है। अब अपने क्या करेंगे दोस्तों, अब अपने को जो पूछा है, क्या पूछा गया है कि लगभग पूछा है, ठीक है, इसकी करेक्ट वैल्यू नहीं आएगी। यातायात और भोजन पर कुल व्यय जून और जुलाई से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब जुलाई में अधिक है जून से, लेकिन कितना प्रतिशत अधिक है ये बताना है। देखो दोस्तों 8,250, ठीक है, जुलाई में पूछा है, किससे, जून से 5,940, और इसमें भाग देंगे किसका, 5,940 का ही, जिसका पूछा गया होता है, इनटू में 100% के लिए लगा देंगे। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू दोस्तों 38.88 आएगी अप्रोक्स, मतलब आपका जो आंसर है वो 39% आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से 39% करेक्ट आंसर। इसी के साथ ही दोस्तों जो मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप सोल्व कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।